20 दिसंबर 1942 की रात कलकत्ता की सबसे भयानक रात थी। इस रात कलकत्ता में शायद ही कोई सोया था, क्योंकि कलकत्ता के ऊपर तैर रहे थे जापान के फाइटर प्लेन्स, जो लगातार भारत पर यानी कलकत्ता पर बम गिरा रहे थे। ये वही जापान था जो ठीक इसी टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को खड़ा करने में उनकी मदद कर रहा था। अब सवाल है कि जिस देश के नागरिकों को गुलामी से बचाने के लिए नेताजी जापान के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज बना रहे थे, आखिर उसी देश के नागरिकों पर बम गिराकर जापान ये डबल गेम क्यों खेल रहा था? और आखिर इन हमलों से अंग्रेजों ने कलकत्ता को बचाया कैसे? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, अंग्रेजों के लिए कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। यह एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। भले ही 1931 में देश की राजधानी दिल्ली हो गई थी, लेकिन कलकत्ता की इंपॉर्टेंस बनी रही थी। इसीलिए जापान कलकत्ता पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। 1942 तक युद्ध अपने पीक पर पहुंच चुका था। जापान और जर्मनी के खिलाफ अमेरिका भी जंग के मैदान में उतर चुका था, जिसके पर्ल हार्बर पर अटैक करके जापान ने एक नई दुश्मनी मोल ले ली थी। अमेरिका और जापान की लड़ाई दिन पर दिन भयानक होती जा रही थी। जापान बिल्कुल फायर मोड में आकर इलाकों को जीतता जा रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेज भारत को लेकर निश्चिंत थे। उन्हें लगा था कि उनके गुलाम देश भारत पर हमला नहीं होगा, क्योंकि जापान दूर था। लेकिन जापान ने उनकी बात को गलत साबित कर दिया। मई 1942 का महीना था जब जापान ने बर्मा यानी म्यांमार पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश इंडिया के बिल्कुल बगल में आकर बैठ गया। यानी अब जापान चाहे तो भारत पर हमला कर सकता था, यानी कि भारत अब जापान के रडार में था। कलकत्ता जापानियों के बेहद करीब था और शहर में अफरा तफरी मच गई थी जापान के खबर से। अब दोस्तों, सवाल आता है कि जापान सोच क्यों रहा था कलकत्ता पर हमले की? दरअसल उस वक्त कलकत्ता सप्लाई लाइन की तरह काम कर रहा था। अमेरिका और चाइना के बीच जरूरत की चीजें कलकत्ता होकर ही पहुंचती थी। जापानीज आर्मी को लगा कि वो हावड़ा ब्रिज को अगर गिरा दे तो सप्लाई बंद हो सकती है। इससे अमेरिका को नुकसान होगा और साथ ही साथ ब्रिटेन भी बैक फुट पर जाएगा। यानी कि जापान एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि 20 दिसंबर 1942 के दिन जापानीज इंपीरियल एयरफोर्स के एक मित्सुबिशी K-21 टाइप 97 फाइटर जेट ने कलकत्ता शहर पर चौतरफा बम गिराए। इसके साथ ही जापान के दूसरे जेट्स जैसे कि मित्सुबिशी G4M सिंगल इंजन फाइटर नाकाजिमा की 43 फाइटर प्लेन और लंबी रेंज वाला मित्सुबिशी A6M भी शामिल हो गए। जब तक ब्रिटेन इस हमले को समझ पाता, तब तक ये प्लेन अपना काम कर चुके थे। कलकत्ता पर गोलीबारी बमबारी हो चुकी थी। उस वक्त अंग्रेजों के पास ऐसे रडार नहीं थे जो इन फाइटर प्लेन्स की सही लोकेशन बता सके, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आई इनसे निपटने में। सबसे बड़ी बात यह थी कि इंडिया में मौजूद जापान के प्लेन्स के आगे ब्रिटेन के प्लेन्स उतने ताकतवर नहीं थे। यही वजह है कि जापान ने बहुत कम वक्त में रॉयल एयरफोर्स के 9 हरिकेन विमान गिरा दिए, जबकि जापानियों को कुछ नहीं हुआ था। उनका एक छोटा सा जहाज हल्का फुल्का जो है वो खराब हुआ था। अच्छा, 20 दिसंबर को जो हमला हुआ उसमें एक ऑयल प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। यह अचानक हुआ हमला इतना जोरदार था कि हजारों लोग शहर छोड़कर भागने लगे थे। यह सिलसिला 24 दिसंबर तक चला। 24 तारीख को तो एक साथ 10-10 जापानी जहाज आए और कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर इलाके में बम गिराकर निकल गए। इस हमले में कई लोग मारे गए थे। अब दोस्तों, इस पूरी जंग में विडंबना यह थी कि भारत के लाखों सैनिक भारत से बाहर जंग लड़ने के लिए गए थे, लेकिन भारत पर हमला हो जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। इसीलिए भारत तैयार भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जापानी जो थे वो रात में हमला करते थे और ब्रिटिश एयरफोर्स के पास रात में हुए हमले से निपटने का कोई चारा नहीं था। जापानियों के कलकत्ता पर इस हमले ने और अमेरिका के पर्ल हार्बर के हमले ने बता दिया था कि जापान के पास काफी एडवांस्ड हवाई ताकत है। हालांकि 23 और 24 दिसंबर को अंग्रेजों ने दावा किया कि उन्होंने एक के बाद एक 2-2 जापानी जहाजों को ध्वस्त कर दिया है। यह अंग्रेजों के लिए कामयाबी तो थी, लेकिन प्रॉब्लम थी कि रात में होने वाले हमलों का जवाब कैसे दिया जाए।
जवाब देने के लिए कलकत्ता के आसपास जहां भी एयरक्राफ्ट थे उन्हें एक्टिव करके कलकत्ता को बचाने के लिए लगा दिया गया। चौरंगी और मैदान नाम के कलकत्ता के जो इलाके थे वहां पर बीच रोड में हवाई पट्टी बना दी गई। अब कलकत्ता सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक भयानक जंग का मैदान बन गया था। जापान के पास जहां कई प्लेन थे जो रात को हमला कर सकते थे, तो ब्रिटेन के पास ऐसा एक ही फाइटर प्लेन था। यह प्लेन स्क्रीन पर दुश्मन के जहाज को देख सकता था और इसमें कई एडवांस फीचर्स थे। इसमें मिसाइल्स के साथ साथ 303 मशीन गन्स थी। जहाज का नाम था ब्लू फाइटर। अंग्रेजों ने तुरंत इन जहाजों को काम पर लगा दिया। कलकत्ता को आजाद कराना अब जरूरी हो गया था। कहा जाता है ये जहाज ना होते तो कोलकाता राख का ढेर हो जाता। इसके बाद मार्क 1F और मार्क 6F जहाज भी मदद के लिए लाए गए। इन जहाजों की मदद से 12 जनवरी 1943 तक लड़ाई चली। यही वो जहाज थे जिनकी बदौलत कलकत्ता की सड़कें और इमारतें नेस्तनाबूत होने से बचा ली गई। फिर 14 जनवरी 1943 से एक नई रॉयल एयरफोर्स यूनिट नंबर 176 स्क्वाड्रन को भी कोलकाता में अपॉइंट किया गया। इस स्क्वाड्रन को दमदम के पास खड़ा किया गया था। ये बिल्कुल नई स्क्वाड्रन थी जो कि कलकत्ता में जापान के खिलाफ तैनात की गई थी। बाद में इसे इस हमले के बाद खत्म भी कर दिया गया था। दोस्तों 176 स्क्वाड्रन में बेहद एक्सपीरियंस पायलट थे। इनकी बदौलत काफी हद तक जापानी हमले कम हो गए थे। हालांकि 15 जनवरी को एक बार फिर बमबारी की गई जिसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद भी जापानियों के हमले होते ही रहते थे। आगे चलकर 5 दिसंबर को एक बड़ा हमला करके जापान ने एक बार फिर से ब्रिटेन को चौंका दिया था। दरअसल जापानी फाइटर प्लेन सिर्फ रात में हमला करते थे, लेकिन इस बार 5 दिसंबर के दिन जापानियों ने दिन में हमला कर दिया। एयरफोर्स इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए 350 से लेकर 500 लोग इस एक दिन के हमले में मारे गए। दोस्तों 1942 के दिसंबर में शुरू हुए हमले 24 दिसंबर 1944 को रुके, जब जापान ने बर्मा और इंडिया को छोड़कर प्रशांत महासागर में लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। इन 2 सालों में कलकत्ता की कई नामी जगहें बर्बाद हो गई, जैसे कि सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, ग्रेट ईस्टर्न होटल का इलाका और नॉर्दर्न कलकत्ता की सब्जी मंडी। इस तरह जापानियों ने अमेरिका को चाइना में बैकफुट पर धकेलने के लिए यह चाल चली थी, जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हुगली पुल को वो 2 साल तक बम गिराने के बाद भी गिरा नहीं पाए और हुगली पुल आज भी खड़ा हुआ है। और आखिर में 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराकर जापानियों को अमेरिका ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों ये थी कलकत्ता पर बम गिराने की पूरी कहानी। क्यों जापानी कलकत्ता पर बम गिराकर उस पर कब्जा करना चाहते थे और कैसे अंग्रेज इस पूरे खतरे से निपटे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।